Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, हम लोगों ने basically सर section 96, 97, 98 and normally 99 के अंदर penalty read out करने के बाद 100 section के अंदर आप लोगों ने EGM की discussion करी एंड AGM और EGM को लेकर एजीएम के अंदर आप लोगों ने बेसिकली पॉइंट का रीड आउट किया कि थ्री कंडीशंस हैं, थ्री कंडीशंस को आपको क्या करवाना होगा, सेटिस्फाई करवाना होगा एंड दोज थ्री कंडीशंस आर बेसिकली वो तीन कंडीशंस अपने आप में क्या थी। सबसे पहले ईच कैलेंडर ईयर के अंदर आप लोगों की एक मीटिंग होना मैंडेटरी है। नंबर टू, क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर से, अच्छा ये सब्सिक्वेंट के केस में बात कर रहे हैं हम लोग, सब्सिक्वेंट के केस में ईच क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 6 मंथ्स के अंदर अंदर दैट इज 30 सितंबर से पहले पहले आपको मीटिंग कंडक्ट करवाना क्या है, मैंडेटरी है। क्लियर। एंड द थर्ड कंडीशन इज मैक्सिमम गैप बिटवीन टू एजीएम्स विल बी, कितना हो पाएगा, 15 मंथ्स, इससे ज्यादा गैप नहीं हो पाएगा। एंड सर सब्सिक्वेंट एजीएम के केस में आप एक्सटेंशन थोड़ी सी ग्रांट कर सकते हैं, दैट इज मैक्सिमम 3 मंथ्स, जो रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करने के बाद, आरओसी के पास अप्लाई करने के बाद ये ग्रांट आप ले सकते हैं। बट फर्स्ट एजीएम के केस में किसी भी तरह की कोई एक्सटेंशन आपको ग्रांट नहीं की जाएगी। क्लियर। एंड अबाउट ईजीएम को लेकर सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ईजीएम करवाई क्यों जाती है, ईजीएम को करवाने वाले कौन हैं। अल्टीमेटली सर ईजीएम को करवाने का मोटिव होता है कि जो मैटर्स हम नेक्स्ट एजीएम तक वेट नहीं कर सकते तो बाय बोर्ड या मे बी मेंबर्स जो रिक्विजिशनिस्ट हैं वो खुद भी अपनी ये मीटिंग क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज सर है तो जनरल मीटिंग है, आप एजीएम के अंदर वो मैटर डिस्कस कर लेते, बट सर आई कांट वेट फॉर द नेक्स्ट एजीएम, हमें स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये मीटिंग बुलानी होगी। क्लियर। जिसके केस में स्पेशल पावर्स आपने रीड आउट करी। अच्छा, एजीएम को कॉल करने की पावर क्या मेंबर्स के पास है? एजीएम को कॉल करने की पावर क्या मेंबर्स के पास है, बताइए। ट्रिब्यूनल को कर सकते हैं, वो खुद तो नहीं कॉल कर सकता। मैं आपसे वर्ड क्या पूछ रहा हूं, जैसे ईजीएम है, ईजीएम तो डायरेक्टली खुद भी मेंबर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सर एजीएम तो कंपनी मना कर ही नहीं सकती, वो तो बोर्ड की ही ड्यूटी बनती है उसको टाइमली क्या करवाना, कॉल करवाना एंड कंडक्ट करवाना। बट मेंबर्स खुद नहीं एजीएम बुला सकते, मेंबर्स खुद एजीएम नहीं बुला सकते, वो ट्रिब्यूनल को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे जी ये डिफॉल्ट कर रहे हैं 96 का, देन 97 98 सेक्शन के अंदर पावर ऑफ ट्रिब्यूनल वो अपनी यूज करके ट्रिब्यूनल मीटिंग बुला सकती है। बट ईजीएम तो मेंबर्स भी बुला सकते हैं बाय रिक्विजिशनिस्ट, आपने पॉइंट पढ़ा। बट सर रिक्वेस्ट करने वाले पर्सन एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और 1/10 ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, जो भी। क्लियर। एंड नेक्स्ट वन एक पॉइंट आपने लास्ट डिस्कस किया कि जो भी कोई स्पेशल नोटिस होगा या कोई रेजोल्यूशन जो प्रपोज्ड किए जाएंगे, एक कंडीशन आपने रीड आउट करी कि जो भी प्रपोजल्स आप पास आउट करवाना चाहते हैं, क्लियर, रेजोल्यूशन अगर करवाना चाहते हैं तो एजी जो भी जर्नल मीटिंग है, जर्नल मीटिंग की डेट से 6 वीक्स पहले पहले आपको बताना जरूरी है कंपनी को कि आने वाली जर्नल मीटिंग के अंदर हम ये मैटर रिजॉल्व करवाना चाहते हैं। क्लियर। बट अगर मान लो कंपनी ने 6 हफ्ते से पहले ही क्या करवा ली, जर्नल मीटिंग करवा ली, तुम्हारा टाइम लिमिट तो ओके है, तुम्हारी ओर से सारी वैलिडिटी है, कोई इशू नहीं। क्लियर। एंड अगर कोई एग्रीमेंट्स को लेकर है तो 2 हफ्ते पहला बताना, 2 वीक्स पहले बताना आपके लिए मैंडेटरी है। नाउ उसी टॉपिक के ऊपर बेस करते हुए आज का हमारा जो कंटेंट है दैट इज रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। अब कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस होते हैं जो मूव ऑन हम लोगों ने करवाने हैं जर्नल मीटिंग के अंदर, ठीक। बट सर उसके लिए क्या कुछ स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड है कि मेंबर्स को एक एक बात नेक्स्ट आगे बतानी होगी कि कुछ मेंबर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को पास करवाने के लिए। अब नेचुरली सर बाकी पर्संस को भी तो, बाकी मेंबर्स को भी तो बताना होगा ना कि ये मैटर रिजॉल्व होने वाला है या ये डिमांड, ये प्रपोजल हमारे पास आया है। तो दैट इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल। कुछ पर्टिकुलर रेजोल्यूशंस हैं
जो आपको बाय स्पेशल नोटिस ही क्या करने होंगे, सर्व करने होंगे। कैसे? जैसे मोस्टली ऑडिटर की अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट को लेकर आपने एक पॉइंट अगर याद हो, रीड आउट करा होगा कि सर अगर ऑडिटर के अगेंस्ट कोई स्पेशल नोटिस मूव ऑन नहीं हुआ तो वही ऑडिटर नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा, रीअपॉइंट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लिंक उस पॉइंट से लेकर चलेंगे। मेंबर्स की डिमांड आ रही है, कुछ मेंबर्स, अच्छा रिक्वेस्ट करने वाले कौन होंगे, 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर और 1/10 ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। कुछ रिक्वेस्ट करने वाले जो हैं कि सर हमें ये पर्सन नहीं चाहिए, हमें इसकी जगह किसी और पर्सन को क्या करें, अपॉइंट करें, स्पेशल नोटिस इस बात का क्या हुआ है, मूव ऑन हुआ है। तो कंपनी की ड्यूटी क्या बनती है इन स्पेशल नोटिस के रिगार्डिंग, ऐसे रेजोल्यूशंस जो पास होंगे इनके रिगार्डिंग। सबसे पहले सर, व्हेन इज स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड, सबसे पहले एनी प्रोविजंस contained in the act may Yes. provide that special notice shall be required to move a resolution. पहली बात तो सर अगर एक्ट में कहीं लिखा होगा कि इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को मूव ऑन करने के लिए स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड है तो आपको वो पास ऑन करना। ओके, एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन द, मतलब ये जो भी प्रोविजन है या तो कहां होगी एक्ट में या कहां होगी कंपनी के आर्टिकल्स। कोशिश करो पहले तो एक्ट में चेकआउट करो, क्योंकि अगर एक्ट में लिखा होगा तो उन सारे रेजोल्यूशंस के अगेंस्ट स्पेशल नोटिस क्या होगा, मूव ऑन। क्लियर? अगर एक्ट में नहीं लिखा हुआ बट कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि हम सर इन पर्टिकुलर रेजोल्यूशंस के केस में क्या चलाएंगे, स्पेशल नोटिस चलाएंगे, तो सर वैसा। क्लियर? अब सर ये है क्या, लीगल रिक्वायरमेंट है क्या, स्पेशल नोटिस क्या है, पढ़िए। इफ स्पेशल नोटिस is required to move a resolution at a GM, हाँ, then the notice of the intention to move such a resolution shall be given to the पहली बात कौन मेंबर, कौन मेंबर सर, वहां तो फिर भी 1/10 ऑफ द क्या थे, टोटल वोटिंग पावर, फिर भी 10% तक थी। यहां पे देख कौन है, सिर्फ क्या, होल्डिंग, नॉट लेस देन कितना, 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। 1% जो होल्ड करता है ना, अच्छा मेंबर या मेंबर्स, मेंबर या मेंबर्स, अगर इन्होंने कह दिया कि सर हम इस रेजोल्यूशन के लिए स्पेशल नोटिस मूव ऑन करेंगे, या तुम्हारे आर्टिकल्स में, तुम्हारे एक्ट में लिखा हुआ है कि फॉर दीज पर्टिकुलर, जैसे ऑडिटर्स के केस में लिखा हुआ कि अगर ऑडिटर्स की रीअपॉइंटमेंट नहीं करना चाहते तो स्पेशल नोटिस क्या है, रिक्वायर्ड, तो वो चीज कहां लिखी हुई है, एक्ट में लिखी हुई है। तो सर ऐसे रेजोल्यूशंस के लिए, ऐसे ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी बिजनेस है ना, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट करना, तो ऐसे रेजोल्यूशन के लिए स्पेशल नोटिस क्या होगा, रिक्वायर्ड। और ये गाइडेड बाय किसके द्वारा है, एक्ट के द्वारा, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है। आगे, यस, 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और होल्डिंग शेयर्स, यस, on which such sum not exceeding ₹5 lakh as may be prescribed has been paid। दोनों में से कोई कंडीशन आप सेटिस्फाई करवा दो, आप एज अ मेंबर और मेंबर्स आप जो भी हो। अब देखो 1% वाला रिक्वेस्ट कर रहा है, बाकी 99% को तो बताना पड़ेगा, बाकी 99% को तो बताना पड़ेगा कि मेरे पास स्पेशल नोटिस आ चुका, कि उस ऑडिटर को ये चाहते हैं कि ना रखें। तो ठीक है सर, एक बार मैटर कन्वे तो करना पड़ेगा। मेंबर ने किसको दिया, कंपनी को, कंपनी किसको बताएगा, अदर मेंबर्स को, प्लस कंसर्न्ड ऑडिटर को, कि देख तेरा बुलावा आ गया, कि तेरे को अपॉइंट करने की बात नहीं कर रही, क्या कह रहे हैं, स्पेशल नोटिस आया कि इसकी जगह किसी और को रखो। तो मेरी कुछ एज अ कंपनी जब स्पेशल नोटिस होता है, मेरी कुछ फॉर्मेलिटीज बनती हैं परफॉर्म करने की, लाइक टाइम लिमिट्स, यस प्लीज, time limits for giving special notice and signing requirements with respect to special notice. पहला, इफ स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड टू मूव अ रेजोल्यूशन एट अ जीएम, देख हर जगह वर्ड क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड, जरूरी है, लिखा हुआ है आर्टिकल्स में, लिखा हुआ है आपके एक्ट में, मैं कोई जानबूझ के नहीं कर रहा, या कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी परफॉर्म नहीं कर रही, करना पड़ रहा है, क्योंकि लिखा हुआ है कि ऐसे रेजोल्यूशन जो जर्नल मीटिंग में पास होंगे, इनके लिए स्पेशल नोटिस मेंबर की ओर से क्या है, रिक्वायर्ड। क्लियर? ओके, यस। देन द नोटिस ऑफ द इंटेंशन, नोटिस ऑफ द इंटेंशन टू मूव अ सच रेजोल्यूशन शैल बी गिवन टू द कंपनी। पहला मेंबर कंपनी को कब दे, अभी सिर्फ एक ब्रांच डिस्कस कर रहे हैं, मेंबर, कौन मेंबर, कौन मेंबर, वो तेरे एंटाइटल्ड वाले रिक्वेस्ट करने वाले मेंबर कंपनी को कभी स्पेशल नोटिस देंगे, पहला, नोट अर्लियर देन, कितना लिखा हुआ है, 3 months बिफोर द डेट ऑफ जीएम, बट एटलीस्ट, कम से कम कितने दिन पहले, 14 days बिफोर द जीएम,
excluding the day on which the notice is given and the day of GM, मतलब Yes. तो 14 clear days। ऐसा भी नहीं 4 महीने पहले नोटिस दे रखे, चलेगा ही नहीं, क्योंकि नॉट अर्लियर देन कितना लिखा हुआ है, बट एटलीस्ट मिनिमम कितना लिखा हुआ है, 14 क्लियर डेज तो पहले आपको बता, मतलब फिर भी है, फिर भी पॉसिबिलिटी है। मेरे को पता लग गया, मेरे पास क्या आया, जैसे ये केस पता क्या होगा, एजीएम का नोटिस कितने टाइम का था, एजीएम का नोटिस कितने टाइम का था, 21 क्लियर डेज। मेरे पास नोटिस आया, वहां पे मैटर लिखे होंगे, और मुझे भी पता है ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सप्लेन नहीं होते, ऑर्डिनरी बिजनेस तो होंगी, एंड ऑर्डिनरी बिजनेस में कौन था, अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। आई एम 2% शेयर होल्डर, मैं 2% की वोटिंग पावर होल्ड करता हूं, मैं नहीं चाहता कि उसको अपॉइंट किया जाए। स्पेशल नोटिस मैंने मूव ऑन करवा दिया, कंडीशन क्या थी, फिर भी कम से कम कितने दिन पहले, 14 डेज पहले बताना है एलिजिबिलिटी। मैंने साथ के साथ, जैसे ही मेरे को एजीएम का नोटिस मिला, साथ के साथ मैंने क्या कर दिया, नोटिस निकाल दिया किसको, कंपनी को, कि इस बार ऑडिटर क्या किया जाए, चेंज किया जाए, हम उसको अपॉइंट नहीं करना चाहते। ये ना ऑडिटर की जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैटर कोई भी हो सकता है, ये जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ऑडिटर की रीअपॉइंटमेंट एज इट इज कंटिन्यू हो जाएगी अगर मीटिंग में कोई भी स्पेशल नोटिस उसके अगेंस्ट नहीं आया। तो ये उस एग्जांपल से लेके चल रहा हूं, मैटर कोई भी हो सकती है, नॉट ओनली ऑडिटर, कोई भी। आगे चलिए, यस, साइंड बाय किसके द्वारा, अरे वही रिक्वेस्ट करने वाले कौन से, या तो 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और द सम नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, आप कर सकते हो। क्लियर, ओके, नेक्स्ट इज, आगे चलिए, नोटिस टू बी गिवन टू द मेंबर्स। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी, क्योंकि मेंबर ने तो रिक्वेस्ट कर दी, मेंबर ने तो उस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए क्या लिखा हुआ था कि इतने % या इतनी पेड अप वाले रिक्वेस्ट करें, मैंने तो कर दी, मैंने तो स्पेशल नोटिस क्या कर दिया, मूव ऑन कर तो दिया कि इस रेजोल्यूशन के लिए स्पेशल नोटिस क्या होना चाहिए, मूव ऑन होना चाहिए। आगे, ऑन रिसीट ऑफ स्पेशल नोटिस द कंपनी शैल गिव नोटिस टू द नोटिस ऑफ द इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन। दूसरे मेंबर्स को भी तो बताना होगा कि ये कुछ लोग आए हैं जो चाहते हैं कि ऑडिटर की क्या की जाए, रिप्लेसमेंट की जाए, उसको रीअपॉइंट नहीं करना, इसकी जगह किसी और को करना है। आगे, टू ऑल इट्स मेंबर्स इन द सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। अब चलेगा क्या फॉर्मूला, नीचे पढ़िए सर। पहला, द कंपनी शैल give notice of the intention to move the resolution to all its members at least 7 days before the date of GM. मेंबर ने कंपनी को कितने दिन पहले दिया था, एटलीस्ट, और मैं नेक्स्ट आगे मेंबर्स को, कंपनी नेक्स्ट आगे मेंबर्स को कितना टाइम पहले देगी, एटलीस्ट 7 days। क्लियर, एटलीस्ट 7 days, ओके, बिफोर द डेट ऑफ जीएम, वही सेम केस है, 7 क्लियर डेज एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ नोटिस एंड डेट ऑफ जीएम। क्लियर, नेक्स्ट आगे, यस प्लीज, द नोटिस शैल बी गिवन In the same manner in which the company gives the notice of जैसे नॉर्मल जनरल मीटिंग का नोटिस आता है ना, वैसे आप इनको भी नोटिस क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल, अब हमारे लिए कई बार पॉसिबल नहीं होता जी ईच एंड एवरी मेंबर को कवर करना, क्लियर, तो उस केस में क्या करो, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट। क्लियर, अब बताना तो है ही है ना, क्या, द नोटिस शैल बी पब्लिश्ड एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑफ जीएम इन, कहां पे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्नाक्युलर लैंग्वेज बोथ हैविंग, जिनकी वाइड सर्कुलेशन है, इन द स्टेट जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या करता है, सिचुएट करता है। अब मैं एक एक को इतला करूं, इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं, मैंने क्या करा, 7 days पहले, 7 days पहले जरूरी पब्लिक एडवर्टीजमेंट ही करवा दी, काम ही खत्म। अब किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा, मेरी ओर से फॉर्मेलिटी क्या हो गई, पूरी हो गई। क्लियर, सच नोटिस, और साथ के साथ उसकी एक कॉपी कहां पे डाल दी, वेबसाइट पे, क्लियर, कंपनी की वेबसाइट पे। एंड नेक्स्ट इज प्रोविजंस कंटेन्ड इन द एक्ट रिक्वायरिंग, जिन जिन केस में स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड होता है, जो आपके माइंड में खटखटा रहा है कब से, कि ऐसे कौन से रेजोल्यूशंस हैं जिनके लिए स्पेशल नोटिस रिक्वायर होते हैं। लाइक पढ़िए, पहला, a resolution for appointing a person other than retiring auditor as an auditor at the age. पहले बताया था, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, सेक्शन 140 सबसेक्शन 4, जाके ओपन चेक करके देख लेना, वहां पे लिखा हुआ है कि सर इफ नो स्पेशल नोटिस हैज बीन मूव्ड ऑन एट द मीटिंग देन द रीअपॉइंटमेंट ऑफ द सेम ऑडिटर विल बी डन। क्लियर, नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन फॉर एक्सप्रेसली। अच्छा ना, ये 2 लैंग्वेज होती है दोनों सेम है, सुन, एक डायरेक्टर के लिए, एक ऑडिटर के लिए, लैंग्वेज 2 होती है, इसको उतार के इसको रखो, इसको उतारो जिस मर्जी को रखो, 2 तरह के पॉइंट्स होंगे। या तो तुम क्या करोगे, इसको रिमूव करो, इसकी जगह इसको अपॉइंट करो,
या मे भी बस इसकी रिमूवल करो, इसके आगे जिस मर्जी को रख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये दो रेजोल्यूशन होंगे। मे भी शायद आपने क्या मूव ऑन करा, तुम्हारे मेंबर्स की क्या चाहत थी, वो अपने आप देखेंगे सर हमें क्या मतलब है। क्लियर? ऐसे ही अ रेजोल्यूशन फॉर मे बी रिमूविंग अ डायरेक्टर, क्लियर, एंड ऐसे ही रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग अ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ द प्रीवियस वन। तो वट एवर इन केसेस में, मतलब ऑडिटर एंड डायरेक्टर की रिमूवल या अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट को लेकर आपके स्पेशल नोटिस क्या होते हैं, बाय एक्ट रिक्वायर्ड होते हैं। बाय एक्ट बोल रहा हूं, आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स में किसी के साथ लगा दो, वो तुम्हारी इच्छा, वो तुम्हारी इच्छा, बट ये बाय लॉ रिक्वायर्ड है। इन केसेस में स्पेशल नोटिस मूव ऑन होगा ही होगा। ये रेजोल्यूशन पास ही तब होंगे अगर कोई स्पेशल नोटिस आया होगा तो, अदरवाइज नहीं पास होंगे रेजोल्यूशंस। आगे चलिए, यस एक बार ये पढ़ना केस, वेदर सॉरी मेंबर्स ऑफ ZA लिमिटेड holding less than 1% of total voting power want the company to give a special notice to move a resolution हाँ, for appointment of an auditor other than retiring auditor. पहली बात, क्या अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग के केस में रिक्वायर्ड होता है? यस, पहले तो यही पहचान कि स्पेशल नोटिस बाय एक्ट रिक्वायर्ड है या कोई आर्टिकल की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। दो ही केस होंगे, या तो एक्ट में लिखा होगा या कहां पे होगा, आर्टिकल्स में। कहीं ना कहीं तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो मेंशन्ड होगा वहां पे। आगे पढ़िए, एक्सप्लेन वेदर members have complied with the relevant provisions of the Companies Act 2013 in making their request. पहला, the requirement of section this have not been complied with since the members intending to give क्या लिखा हुआ है जी वर्ड, special notice are less than कितने हैं, जबकि कंडीशन क्या थी, at least minimum कितने होने चाहिए, 1%, clear, and however the members would be eligible। दूसरा केस ये भी था, not only 1%, अगर if they hold paid up share capital of not less than कितना, 5 लाख, नॉट लेस देन मतलब मिनिमम 5 लाख, तो भी कल्ला वो ना कहते ना कि 1% वाली कंडीशन। दूसरी कंडीशन भी थी कि अगर एटलीस्ट 5 लाख की कैपिटल भी होल्ड करते हैं ना, तो भी वो नोटिस दे सकते हैं। अब 1% अपने आप में कितना, तुझे क्या पता, लेस देन 1% अपने आप में कितना, तुझे क्या पता, हमें तो नहीं पता ना कंपनी की कैपिटल कितनी है। समझ गए ना ये सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट इज यस, voting through electronic means. यस सेक्शन 108, यस प्लीज। Applicability. Section 108 shall apply to such companies as may be prescribed by CG. एंड फॉर दिस पर्पस इन्होंने प्रेस्क्राइब किसको करा, पहले तो ऑल कंपनीज जिनके इक्विटी शेयर क्या हैं, लिस्टेड हैं ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एंड वो सारी कंपनीज, वो सारी जिनके मेंबर्स 1000 और क्या है मोर, मतलब 1000 और मोर, तो इनके केस में आपको वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू ही करवाना होगा। क्लियर? बाय शो ऑफ हैंड्स वगैरह ये काम नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मींस प्रॉपर वे से। क्लियर? यस, हाउ एवर वही ना कुछ एग्जाम्पशन, निधि और एन एंटरप्राइज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यस रेफर टू इन दिस, पढ़िए, referred or chapters of SBI regulation is not required to provide the facility to vote by electronic. इनको एग्जाम्पशन, इनके केस में इनको करने की ऐसा जरूरत नहीं है। फॉर दिस पर्पस निधि कंपनी कौन सी होती है सर? मींस अ कंपनी व्हिच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज निधि with the object, underline, with the object of cultivating the habit of thrift and savings amongst its members receiving deposits। अरे जो चिट फंड टाइप नहीं होती नॉर्मली, जो अपने म्यूचुअली बेनिफिट के लिए, मेंबर्स के बेनिफिट के लिए जो बनाई जाती हैं, हैबिट ऑफ सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए, मेंबर्स को डिपॉजिट्स एंड ऑल लेना देना, तो ये सारा निधि कंपनीज में अलाउड है। इनके केस में ये फॉर्मेलिटी। आगे, लीगल रिक्वायरमेंट्स, यस प्लीज। A company to which section 108 is applicable shall provide to its members facility to exercise their right to vote in resolutions proposed at GM by electronic means. बिल्कुल, एंड वंस अ रेजोल्यूशन इज प्रपोज्ड एट GM इट शैल नॉट बी विथड्रॉन। वो सर होके हटेगा, वो वापस नहीं ले सकते आप। आगे, सर्टेन टर्म्स का मीनिंग सर, कुछ अलग अलग वर्ड। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? अभी तक ना आपके माइंड में शायद कहीं हल्का सा डाउट हो, मीटिंग वहीं करवानी है, मतलब मेंबर्स को बुलाना है, बस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करने हैं, या ई वोटिंग की बात कर रहे हैं? दोनों की। मैंने इलेक्ट्रॉनिक मींस कहा, वहां बुलाकर वो अपना बैलेट वाला सिस्टम करो जो आजकल अपने नॉर्मल चलता है गवर्नमेंट के केस में, या ई वोटिंग करवाओ। अगर रिमोट करवानी है, आपने घर बैठे बिठाए करवानी है, तो अपना वो वेबसाइट लिंक वेब जो आप करते थे मेल के थ्रू, वो भी करवाओ। मैं तो ओवरऑल बता के जा रहा हूं, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक मींस के अंदर क्या होगी, कवर अप होगी। मेंबर बुलाओ या घर बैठ के करवाओ। यस, पहला, Electronic voting system means a secured system based
process of display of electronic ballots. Recording of votes of the members and the number of votes polled in favor or against in such a manner that entire voting exercised by way of electronic means get registered and counted in an electronic registry in a centralized server with adequate cyber security. Cyber security के साथ वो मतलब safe होना चाहिए, जैसे normal वो क्या बोलते हैं उसको, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, जब भी कोई कैंडिडेट हार जाता है यही कहता है ना ईवीएम में गड़बड़ की गई, मैं तो जी दबा रहा था बटन, कोई टी कहीं और बज रही थी, ठीक है ना, मोस्टली यही कहते हैं बाद में। अभी किसने देखा किसने नहीं, अपने को कौन सा पता है, आपका तो जो वोटिंग करके आ रहे हैं वो कहाँ काउंट हो रही है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे क्या होना पड़ता है, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, क्लियर, कि अल्टीमेट जो भी उनके डिवाइस हैं वो प्रॉपरली वर्किंग होने चाहिए, कनेक्टेड विद द डेटाबेस होने चाहिए, क्लियर, ताकि इंस्टेंट रिपोर्टिंग कितनी वोट्स हो चुकी, कितनी फेवर, कितनी कितनी सीट्स डिक्लेयर हो रही हैं, तभी तो रियल टाइम डाटा चल रहा होता सारा, ये सारी पॉइंट्स। एंड रिमोट ई वोटिंग, यस, remote e-voting means the facility of casting vote by a member using an electronic voting system from a place other than the venue of journal meeting, कि वहां पे आने की जरूरत नहीं है सर, आप नॉर्मली आप मैटर सुन जाइए, सब कुछ डील हो जाएगा, इवनिंग तक आपको लिंक मिलेगा, आप अपना घर पे आराम से बैठकर, जहां तो डिस्कशन के चक्कर में पड़ जाते हो ना, एक दूसरे के देखो देखी वोट डाल रहे हो, अपना इवनिंग आराम से बैठकर अपनी वोटिंग कीजिएगा। मैटर जो है वो हमने आपके साथ क्या कर लिया, शेयर कर, दैट इज रिमोट ई वोटिंग फ्रॉम अ प्लेस अदर देन वेन्यू ऑफ द जनरल मीटिंग, क्लियर, कि अपन मीटिंग डिस्कस कर लेते हैं, आफ्टर दैट आप अपना रिप्लाई बाय द इवनिंग आराम से वोट दे सकते हो, लिंक आएगा, लिंक ओपन करना एंड डायरेक्टली वोट वहां से करना, क्लियर। वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस इंक्लूड्स रिमोट ई वोटिंग, अरे ये इसी के अंदर आती है रिमोट ई वोटिंग भी, एंड वोटिंग एट जीएम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, मैंने दोनों बताया। जरूरी नहीं होता कि मेंबर्स को बुलाओ, अरे समटाइम्स अपन कह रहे हैं घर बैठे बैठे करा लो, तो वो रिमोट ई वोटिंग है। एक होता है वोटिंग एट जीएम बट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, दोनों इसके अंदर कवर होते हैं, क्लियर, which may be the same as used for remote e-voting. Yes, secure system होने का मतलब क्या है, पढ़िए। These computer hardware, software and procedure that are reasonably secure from unauthorized access नहीं होना चाहिए, misuse नहीं होना चाहिए, provide a reasonable level of reliability and correct operation and are reasonably suited to perform the intended functions and adhere to generally accepted security procedures. Clear? Cut-off date, yes please. Cut-off date means the date not earlier than 7 days before the date of GM for determining the eligibility to vote by electronic means or instrument. वो नेचुरली रिकॉर्ड डेट टाइप नहीं कहती, किन किन लोगों की वोटिंग बनती है, हमें लिस्ट भी तो प्रिपेयर करनी है, तो जिस दिन हमने, अच्छा नॉट अर्लियर देन 7 डेज, 7 डेज से पहले नहीं, विद इन 7 डेज वाला काम, क्लियर। आप अपनी एक लिस्ट सारी प्रिपेयर कर लेंगे, कौन कौन लोग एलिजिबल है, सारी उसके अकॉर्डिंग प्रेपरेशन हो जाएगी, सो दैट ऑन डेट ऑफ वोटिंग वो पर्सन बड़े आराम से, जैसे मान लो कई बार पता क्या होता है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं और थोड़ा ऑथराइज करने के लिए, अब ऐसे तो लिंक ओपन है, लिंक मैंने दे दिया, कोई भी ओपन करके उसके ऊपर दबाई जाएगा, बट वोटिंग तो वो भी होती जाएगी, समझ गए ना। जैसे मान लो होता है एक और कि लिंक ओपन करा, ओपन करते ही वंस वोटेड दोबारा लिंक नहीं ओपन हुई, ठीक है ना, चाहे सही वोटिंग हुई गलत वोटिंग हुई अपने को नहीं पता, हो चुका। या कुछ केसेस में क्या होता है, लिंक दिया, साथ में यूजर आईडी पासवर्ड आपको गिवन होते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड लगाइए तो जाके वो ओपन होगा, थोड़ी सी मतलब प्रोटेक्शन, थोड़ी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि वोटिंग गलत नहीं होनी चाहिए, ये चीज क्लियर। नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी, दिस मींस protecting information, equipment, devices, computer resource, communication devices, information stored therein from unauthorized access, main word is from unauthorized access से उसको बचाना, यूज से, डिस्क्लोजर, डिसरप्शन, मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन, इन सबसे प्रोटेक्शन करना, दैट इज कॉल्ड एज साइबर सिक्योरिटी, क्लियर। अपन नॉर्मल सुनते थे साइबर क्राइम कितने होते हैं, ये नॉर्मल थिंग्स है सर, ये मतलब अल्टीमेटली जितना सिक्योर्ड होगा उतना रिलायबल, अदरवाइज सर कोई ऐसी वोटिंग का फायदा नहीं, क्लियर। यस, मोड्स ऑफ सेंडिंग नोटिस ऑफ जीएम तो हमने पहले भी पढ़े थे, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट, या मे बी इलेक्ट्रॉनिक मींस भी चलते हैं आजकल तो, नेमली रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड ऑल जो भी गिवन होगा, या बाय कुरियर सर्विस, मैक्सिमम बाय ईमेल चलने लग गया, पेपर वर्क आज के टाइम में कोई भी नहीं करता, क्लियर। तभी आप लोगों से फर्स्ट इंस्टांस हर बार क्या वेरीफाई करवाई जाती है, ईमेल प्लस मोबाइल नंबर,
दोनों पे आपका लिंक भेज दिया जाएगा या मैसेज कर दिया जाएगा कि आप अपनी मेल क्या करें, चेक करें। अब तुम्हें रिसीव नहीं हो रही, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने एज पर द रजिस्टर्ड मेल वेरीफाई करने का मोटिव ही क्या था। अगर उस पे ओटीपी जा रहा है तो मतलब से वो एग्जिस्ट करती है ना मेल, ये चीज। नेक्स्ट इज, हाँ जी, ऑनलाइन करे तो कोरियर सर्विस से नोटिस भेजना अलाउड है, वो तो आपकी इच्छा ना। बट जब इतना कुछ इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं, फिर ये पेपर वर्क करेंगे, उसके केस में भी क्या करेंगे, ईमेल करो। क्लियर। नेक्स्ट इज डिस्प्ले ऑफ नोटिस एट द वेबसाइट, ये तो वैसे ही जरूरी है। डिस्क्लोजर ऑफ नोटिस sent to the members by the company. Yes, please. The notice shall disclose that The company is providing facility for voting by electronic means. हाँ, The facility for voting either through electronic voting system or ballot or polling paper shall also be made available at the meeting. And members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting. अच्छा, कई बार दोनों ऑप्शन होती है, रिमोट ई वोटिंग भी है प्लस एट द जीएम भी है। हमने लिंक आपको 2 दिन पहले दे दी, हमने वोटिंग के लिंक आपको, मैटर तो हम डिस्कस कर ही चुके बाय नोटिस, नोटिस तो आपको 7 डेज पहले आ चुका मीटिंग का। हमने दोनों ऑप्शन रखी है कि सर आपकी इच्छा, अगर तो वोट कर दी गई होगी आपने अपने घर बैठकर तो ठीक है, जस्ट मीटिंग आइए, अटेंड करिए, ओके, आना चाहो ना भी आओ। अगर वहां नहीं करी तो आप यहाँ पे आके कर दीजिए, बात तो एक ही। बट वंस वोटेड होगी, डबल थोड़ी होगी। अगर उधर अब सारा कुछ डाटा बेस्ड है, क्लियर, सेंट्रलाइज्ड बेस्ड है, अगर आप लोगों ने वोटिंग कर दी गई होगी तो यहाँ पे वो शो ही नहीं करेगा कि आपकी वोट एग्जिस्ट करती है, वो ऑलरेडी क्या काउंट करेगा, वोटेड सर, हो चुका, ये चीज। द मेंबर हु हैव कास्ट देयर वोट बाय रिमोट ई वोटिंग प्रायर टू द मीटिंग मे ऑल्सो अटेंड द मीटिंग, आ सकते हैं, आने को मना ही नहीं है, बट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू कास्ट देयर वोट अगेन, दोबारा थोड़ी करेंगे। समझिए ना, हमने तो दोनों ऑप्शंस दी एज पर योर कन्वीनियंस, जैसा आप चाहो। आगे एडिशनल डिस्क्लोजर जो नोटिस में आपको देने पड़ेंगे, द नोटिस शैल इंडिकेट indicate the process and manner for voting by electronic means. कैसे करनी है, द इंडिकेट द टाइम शेड्यूल इंक्लूडिंग द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द वोट्स में बी कास्ट बाय रिमोट ई वोटिंग। अगर रिमोट ई वोटिंग दे भी रहे हो तो कितना टाइम रिमोट ई वोटिंग का है, आपको नोटिस में सारा लिखना हो कि सर अगर आपने रिमोट ई वोटिंग करनी है तो आपके पास 2 दिन पहले लिंक ओपन हो जाएगा, बट डेट ऑफ मीटिंग वाले दिन नहीं होगा। तो जो पर्सन मान लो मीटिंग पे नहीं जाना चाहते तो आप अपनी वोटिंग अभी कर दो पहले। अगर कोई कह रहा है जी मैं मान लो मीटिंग पे जाऊंगा, तो पहले मत करो, वहां पे चले जाओ। और फिर भी अगर तुमने कर भी दी पहले, बाद में मीटिंग पे तो फिर भी जा सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, बस वोट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वोट वंस होएगी, बार बार थोड़ी होएगी। आगे यस प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट द नेक्स्ट इज Specify the process and manner for generating or receiving the password and for casting for vote. होता ना प्रोसेस कि आपका लास्ट नेम प्लस आपका डेट ऑफ बर्थ, जो जैसा भी पासवर्ड तुमने बनाया होता है, आप उसकी डिटेल्स वहां पे क्या करें, शेयर करें। क्लियर। जैसे बैंक के केस में क्या होता है, सर आपके फर्स्ट नेम के 4 लेटर्स एंड आपकी कस्टमर आईडी। अब कस्टमर आईडी हर एक के पास थोड़ी होगी, वो तो आपके पास ही होती है, ताकि वो थोड़ा सेफ रहे, हर पर्सन उस लिंक को ओपन ना कर पाए, ये चीज। तो जो भी यूजर आईडी पासवर्ड एंड ऑल जो प्रोसेस होगा ना, सारा नोटिस के अंदर क्या कर दो, डिस्क्लोज कर दो, ताकि कंफ्यूजन की वजह ना रहे। क्लियर। नेक्स्ट इज पब्लिक नोटिस बाय वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यस प्लीज। The company shall cause a public notice by way of an advertisement to be published immediately on completion of dispatch of notice of create. जैसे ही तुमने डिस्पैच ऑफ नोटिस करा, जर्नल मीटिंग का नोटिस निकाला, साथ के साथ उसकी एक पब्लिक एडवर्टाइजमेंट करवा दो। क्लियर। क्या लिखा हुआ है, द पब्लिक नोटिस शैल बी पब्लिश्ड एट लीस्ट 21 days before the date of GM. Yes, the public notice shall be published. अरे तो वही है नॉर्मल, एक वर्नैकुलर और एक इंग्लिश जो वाइड सर्कुलेशन में। अच्छा, इंग्लिश न्यूज़पेपर कंट्री वाइड, इंग्लिश न्यूज़पेपर कंट्री वाइड एंड वर्नैकुलर लैंग्वेज नेचुरली स्टेट वाइज। वर्नैकुलर हर जगह सेम थोड़ी होगा, लोकल लैंग्वेज, ठीक है ना। अब जैसे पंजाब में पंजाबी चलेगी सर, वहां पे हिंदी में थोड़ी देंगे, वो डिपेंड करता है। अब साउथ की स्टेट्स में वैसा आपको देना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा, बट इंग्लिश कंट्री वाइड सर्कुलेशन में जो होगा। यस, द पब्लिक नोटिस The public notice shall specify the following matters. नंबर 1, A statement that the business may be transacted through voting by electronic. बिल्कुल। द डेट एंड टाइम ऑफ, वही मैटर्स जो आपने नॉर्मल नोटिस में दिए थे, वही मैटर यहाँ पे देने पड़ेंगे। द डेट एंड टाइम ऑफ एंड ऑफ रिमोट ई वोटिंग, कट ऑफ डेट क्या है, द मैनर इन विच पर्सन हु हैव एक्वायर्ड शेयर्स एंड बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी आफ्टर डिस्पैच ऑफ नोटिस मे ऑब्टेन, वो अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड खुद जनरेट करवा सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता था ना उस टाइम पे कि आप भी
एलिजिबल हैं, क्योंकि शेयर्स वगैरह आप आज बने आपके ऊपर। क्लियर? अ स्टेटमेंट दैट remote e-voting shall not be allowed beyond the set date and time. क्लियरली कि इस टाइम के बाद एलिजिबल नहीं होंगे सर। रिमोट वोटिंग 1 डे बिफोर शाम 5 बजे तक आप कर पाएंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। क्लियर? उसके बाद आपको मीटिंग पे ही करना होगा अगर वोट देनी है तो। द मैनर इन विच The company shall provide for voting by members present at the GM. बिल्कुल And a member may participate in the GM even after exercising his right to vote. वही repetition through remote e-voting but shall not be allowed to vote again. Clear? And a person whose name is recorded in the register of member or register of beneficial owner maintained by the depositories as on the cut-off date only, जिनका नाम cut-off date को register of member में, जिनका नाम cut-off date को register of beneficial owner maintained by the depository होगा, सिर्फ वही पर्सन क्या होंगे? entitled to vote। अगर कोई ट्रांसफर के केस हैं, आप हमें रिप्रेजेंट करिए, ठीक है ना, आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट कर दिए जाएंगे अगर एलिजिबल होगा। हमारे अकॉर्डिंग तो कट ऑफ डेट का मतलब ही क्या था? रिकॉर्ड डेट का मतलब ही क्या होता है कि जो इस दिन होंगे सिर्फ वही पर्सन एलिजिबल होंगे। यस, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the GM, not other person, क्योंकि बाकी सब कुछ क्या कर दिया जाएगा? ऑन होल्ड, रोक दिया जाएगा। Next is, yes please, website address of the company filing where notice of GM is displayed. yes, name, designation, address, email ID and phone number of the person responsible to address the grievances connected with। अच्छा, कई बार वोटिंग करने में अगर आपको क्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हु इज द कंसर्न्ड पर्सन, द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उसका नाम, डेजिग्नेशन, क्लियर, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सब कुछ आपको डिस्क्लोज करना होगा। क्लियर? द पब्लिक नोटिस शैल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी आल्सो। नेक्स्ट इज remote e-voting. Yes, the facility for remote e-voting shall open for not less than 3 days and shall close at 5 p.m. on the date of proceeding of the date. On the date preceding. Preceding means पहले। The date of एक दिन पहले शाम को 5 बजे तक आपकी वोटिंग लाइंस क्या कर दी जाएंगी? बंद कर दी जाएगी। क्लियर? बट एटलीस्ट 3 डेज के लिए तो ओपन रखना पड़ेगा। ओके, ड्यूरिंग द पीरियड, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, रिमोट वोटिंग। यस, ड्यूरिंग द पीरियड when facility for remote e-voting is provided, the members of the company holding share either in physical form or in demat form as on the cut off date, सिर्फ वही एलिजिबल होंगे। may opt for, ये ऑप्ट कर सकते हैं फॉर e-voting के लिए। once a member has cast its vote on a resolution, he shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again। दोबारा तो कर ही नहीं पाओगे, once एक ही चांस है। a member may participate in GM, वो तो बार-बार वही बात, देखो कितनी बार तो बुला रहे हैं खाने के लिए, जा नहीं सकता है कि आप आ सकते हो, आने को मना नहीं है, बट वोट दोबारा नहीं होगी अगर तुमने रिमोट ई वोटिंग क्या कर ली होगी? यूज कर ली होगी। क्लियर? यस, बट शैल नॉट बी अलाउड टू वोट अगेन। एंड एट द एंड of the remote e-voting period, the facility for remote e-voting shall forthwith be वो लिंक ही नहीं ओपन होगा सर, वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम हमने मेंशन कर तो दिया, एटलीस्ट 3 डेज पहले ओपन हो जाएगा एंड 1 डे बिफोर शाम के 5 बजे तक आपका ये ओपन रहेगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा लिंक। हाँ जी, मैं कहीं 5 बजे का सवाल आता है, डाउट ऐसा। चलिए जी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्रूटनाइजर। यस प्लीज, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर shall appoint one or more scrutinizers। हाँ जी, The scrutinizers may be chartered accountant in practice। लो यहाँ पे अपने को बिठाया गया कि सीए इन प्रैक्टिस जो होंगे एज अ स्क्रूटनाइजर वो अपॉइंट हो सकते हैं। सीए मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड इज अ पर्सन ऑफ थोड़ी सी रेपुटेशन, कोई मतलब रेप्यूटेड पर्सन बुलाना वहां पे। क्लियर? रेप्यूट हु इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड कैन स्क्रूटनाइज द वोटिंग एंड रिमोट ई वोटिंग प्रोसेस इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। ऐसे पर्सन को स्क्रूटनाइजर आप क्या करें? अपॉइंट करें। नेक्स्ट इज द स्क्रूटनाइजर में टेक existence of a person who is not in employment of the company and who is well versed in electronic voting। अच्छा, आप नेक्स्ट आगे किसी की हेल्प ले सकते हो, बस वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए कंपनी की। क्लियर? द स्क्रूटनाइजर शैल बी विलिंग टू बी अपॉइंटेड, आप अपनी मनमर्जी से कंपनी के इस वोटिंग सिस्टम में क्या बनने जा रहे हैं? स्क्रूटनाइजर। हमारी ओर से कोई फोर्सफुली नहीं है कि आपको बनना पड़ेगा, आपकी विलिंगनेस है। आगे, yes, the scrutinizer shall be available for the purpose of ascertaining the requisite majority। बिल्कुल, the scrutinizer shall maintain a register to record the asset or dissent received, mentioning the particulars of members। the register and all other papers related to सारा सामान जो भी है इस स्क्रूटनाइजर को दे दिया जाएगा ताकि ये वोटिंग एक प्रॉपर वे से करवा सके। नेक्स्ट इज वोटिंग एट जीएम। during GM, a company may opt to provide the same electronic voting system as used during e-voting। हाँ, हो सकता है
कोई जरूरी थोड़ा कि जो यहाँ पे सिस्टम होगा और जो रिमोट ई वोटिंग का सिस्टम है वो अलग होगा, नहीं सर, यहाँ भी सेम है। मे बी डिफरेंट करना चाहो तो डिफरेंट कर लो, अगर सेम करना है तो सेम कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सच अ केस द मेंबर अटेंडिंग द जीएम एंड हु हैव नॉट एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट, और जिन्होंने रिमोट ई वोटिंग यूज नहीं करी वो एंटाइटल टू यहाँ पे क्या होंगे, वोट होंगे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। एंड एट द जीएम, yes, After conclusion of discussion, the chairman shall with the system of scrutinizer allow voting on resolution by use of polling paper or by using an electronic voting system for all those members who are present at the GM but have not cast their vote by availing the remote e-voting facility। तो कॉमन है सर, नॉर्मल प्रोसेस आपके वही तो चल रहे हैं जो पहले पढ़े थे स्क्रूटनाइजर वाले। क्लियर, रेपिटेशन है बस, यहाँ पे वर्ड क्या है, वहां पे तो बाय नॉर्मल पोल भी अलाउड था, बाय शो ऑफ हैंड्स भी अलाउड था, ये इलेक्ट्रॉनिक मींस ही है। क्लियर, declaration of result of voting, कौन डिक्लेयर करेगा? yes, the scrutinizer shall immediately after the conclusion of voting at the GM first count the votes cast at the GM and thereafter पहले ये देखो वोट्स कास्ट कितनी हुई, मतलब total टोटल में से कितने लोगों ने वोट किया, फेवर एंड फेवर तो बाद में देखेंगे। क्लियर, एंड देयर आफ्टर द स्क्रूटनाइजर विल शैल अनब्लॉक द वोट्स कास्ट थ्रू रिमोट ई वोटिंग, उधर से वो बताएगा कि ई वोटिंग के थ्रू कितनी आई, इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट कितना, 2 विटनेस नोट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो इंडिपेंडेंट पर्सन के सामने, विटनेस के सामने आपको ये करना होगा। द स्क्रूटनाइजर shall make not later than 3 days of conclusion of GM हाँ the consolidated scrutinizer report to chairman, बिल्कुल, the report shall contain the total votes cast in favor of इसमें रिपोर्ट में तुम दो, मतलब वही बात आ गई ना, जैसे कहते थे वो जब बैलेट बॉक्स ओपन किया जाएगा वो विद इन द 2 विटनेस के सामने, बट ये जो रिपोर्ट है मीटिंग कंक्लूड होते ही जो भी है, स्क्रूटनाइजर नॉट लेटर देन 3, मतलब विद इन 3 डेज के अंदर अंदर ये रिपोर्ट बनाकर सबमिट करेगा टू द चेयरमैन। यस, चेयरमैन क्या करेगा सर, रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। द मैनर इन विच मेंबर्स हैव cast their vote, that is affirming or negating the resolution, shall remain secret and shall not be available to the chairman, yes, scrutinizer or any other person till the votes are cast in GM। बिल्कुल, ऐसे नहीं पहले बोलना शुरू कर दो पापा जीत गए, वोटिंग अपनी फेवर में जा रही है, तो इसको कॉन्फिडेंशियल रखें, चाहे आप चेयरमैन है, स्क्रूटनाइजर है या कोई भी है। Clear? Next is, if the requisite number of votes are cast in favor of the resolution, the resolution shall be deemed to be passed on the date of relevant GM। बिल्कुल सर, अगर उतनी वोट्स आपको मिल जाती हैं तो आपका रेजोल्यूशन पास्ड माना जाएगा। एंड द रिजल्ट, yes, declared along with the report of the scrutinizer shall be placed on the website of the company if any, immediately after the result is declared by the chairman। एंड साथ के साथ ये टोटल कहाँ पे डाल दिया जाएगा, आपके पोर्टल पे, दैट मींस वेबसाइट के ऊपर ये शो कर दिया जाएगा कि दिस इज द रिजल्ट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आगे टॉपिक है जी, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय, ये कितने पेज, टॉपिक लास्ट, चलो हाफ पार्ट करते हैं इसका। एंड नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल लेकर आना, चैप्टर 7 का मॉड्यूल लेकर आना, इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे पार्ट में, क्योंकि लेक्चर तो भी लगेगा, हाफ पार्ट यहाँ पे करवा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में ये कंप्लीट करवाने के बाद एक बार चैप्टर 7 मॉड्यूल में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे क्लास के पार्ट में। पढ़िए जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्टल बैलेट का मतलब क्या था? पोस्टल बैलेट का मतलब क्या था? होगी तो बाय पोल, वोटिंग होगी बाय पोल, बट यहां आने की जरूरत नहीं है। आपको जो लेटर पोस्ट किए गए हैं उसी में साथ में क्या दिया हुआ है, बैलेट पेपर दिया हुआ है, उस बैलेट पेपर को आप हमें क्या कर दें, रिप्लाई कर, उस बैलेट पेपर का ही हमें क्या कर दें, रिप्लाई कर दें बाय पोस्ट, बट फिजिकली आने की जरूरत नहीं। क्लियर? कुछ केसेस में ना ये मैंडेटरी है कि आपको बाय पोस्टल बैलेट ही करवाना है, ये डिसीजन, तो जरूरी थोड़ा कि हर केस में मीटिंग बुलाई जाएगी। Clear? So applicability, yes please. The provisions relating to passing of a resolution by postal ballot are contained in section 110 and read with rules. This number 1, postal ballot mandatory for certain businesses. Yes please. Every company shall transact such items of business by postal ballot as CG may by notification declared to be transacted। सेक्शन के अंदर तो कुछ नहीं बताएगा, सेक्शन के अंदर तो बार बार क्या लिखा होगा, एज में बी प्रेस्क्राइब्ड या सीजी बाय नोटिफिकेशन, वो सब कुछ नीचे वाला कंटेंट आप लोगों का मेन है, रूल्स। क्लियर? However, any item of business which is to be mandatorily transacted by postal ballot may be transacted at a GM by a company which is required to provide the facility to members to vote by electronic means।
वो कंपनीज जिनको मैंडेटरी 108 अभी पढ़कर आए पीछे, जिनको इलेक्ट्रॉनिक वोट्स के थ्रू करवाना है ना, इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू करवानी होती है, ये वो मैटर अगर जीएम नजदीक है तो जीएम भी करवा देना, पोस्टल बैलेट से करवाने की जरूरत नहीं है। जबकि वैसे मैटर लिखा हुआ है 110 के अकॉर्डिंग, 110 के अकॉर्डिंग कि दीज आर द मैटर्स टू बी ट्रांजैक्टेड एट, कहां पे, बाय पोस्टल बैलेट। बट सर ये लिस्टेड कंपनीज हुई जिनके इक्विटी शेयर्स लिस्ट हैं या 1000 और मोर मेंबर वाले, इनको तो वैसे भी ई वोटिंग मैंडेटरी है, इनका तो इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू मैंडेटरी है, तो ये जनरल मीटिंग के थ्रू वो भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, इसीलिए चल जाता है, चल जाता है। अदरवाइज अगर लिख दिया गया बाय पोस्टल बैलेट तो बाय पोस्टल बैलेट ही होना चाहिए। क्लियर? चलिए, मैनर ऑफ ट्रांजैक्टिंग बिजनेस, यस प्लीज। अच्छा सॉरी, पोस्टल बैलेट optional for certain business. हाँ जी, Any company may use postal ballot for transacting any item of business other than ordinary business, and any business in respect of which directors or auditors have a right to give a render. बिल्कुल, मतलब सर ऑर्डिनरी बिजनेसेस केस में क्या पोस्टल बैलेट, एंड एनी बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स हैव अ राइट टू बी हर्ड एट द मीटिंग, तो सर वहां पे ऑप्शनल भी बन जाते हैं नॉर्मली, तो नॉट एज सच हार्ड एंड फास्ट। एक बार तो पढ़ने से ये लगा कि सर मैंडेटरी है हर केस में, बट धीरे धीरे एक्सेप्शंस, धीरे धीरे ऑप्शंस देते जा रहे हैं कि थोड़ा बहुत रिलैक्स करो, इतना भी कोई नहीं। मैनर ऑफ ट्रांजैक्टिंग बिजनेस बाय पोस्टल बैलेट, वो क्या होंगे सर, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, एंड वेयर एनी बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड बाय पोस्टल बैलेट सच बिजनेस शैल नॉट बी ट्रांजैक्टेड। फिर दोबारा दोबारा थोड़ी होगा, जब बाय पोस्टल बैलेट वो मैटर डील हो तो चुका, दोबारा दोबारा थोड़ी डील करेंगे हम लोग, समझ रहे हो पॉइंट? जो एक बार डील हो चुका दोबारा जनरल मीटिंग में नहीं होगा। बट अगर बाय पोस्टल बैलेट नहीं करवाना, जीएम में करवाना है तो ठीक। वो तुम देखो सेक्शन 108 या 1010, सॉरी 110। क्लियर? नेक्स्ट इज यस, रेजोल्यूशन Deemed to be passed in GM. If a resolution is assented to by the requisite majority by means of postal ballot, it shall be deemed to have been duly passed at GM convened in that. अगर मेंबर्स ने रिक्वेस्ट कर दी बाय मेजोरिटी कि क्यों बुला रहे हो, जो काम करवाना है बाय पोस्टल बैलेट करवा लो, मेजोरिटी डिसाइड कर तो रही है इस बात को लेकर, तो ठीक है सर, वो जीएम की तरह ट्रीट किया जाएगा कि वो जो बाय पोस्टल बैलेट रेजोल्यूशन हुआ वो जनरल मीटिंग में ही क्या हुआ, पास हुआ। क्योंकि जनरल मीटिंग में भी किसने आना है, मेंबर्स खुद तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये मैटर भी बाय पोस्टल बैलेट निपटा दो, हम अपने आप रिप्लाई कर देंगे, बस हमें लेटर भेज दो, ठीक है, तो हमें क्या दिक्कत है, वो जनरल मीटिंग ही माननी चाहिए कि सर जैसे रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास होते हैं वैसे ये पास होंगे। आगे, मीनिंग ऑफ पोस्टल बैलेट means voting by postal through any electronic. अब ये वर्ड क्या कर दिया गया, ऐड, जहां पे ये वर्ड आ गया तो लेटर वाला तो काम ही खत्म। पहले सीधा वर्ड क्या होता था, वोटिंग बाय पोस्ट, अब बीच में ये भी ऐड कर दिया गया थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। इज दैट क्लियर? सो इसकी जो प्रोविजंस हैं बेसिकली जो पोस्टल बैलेट को लेकर हैं वो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जस्ट लास्ट पार्ट आप लोगों का पेंडिंग है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्लास में अपना आईसीए मॉड्यूल लेकर आना, उसके में भी 8-10 क्वेश्चन जो भी होंगे, जितने भी होंगे एक बार स्क्रीन आउट कर लेंगे, प्लस बुक्स आपके पास होंगी, ओवरव्यू पूरे टॉपिक का मिल जाएगा, क्या क्या थिंग्स आप लोगों ने डिस्कस करी। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स अ लॉट।